हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इनकम टैक्स का एक चैप्टर है कैपिटल गेन, उसको मैं आज पढ़ाऊँगा दोस्तों। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। यदि लास्ट तक नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और मैं एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट को और एग्ज़ाम्पल के साथ मतलब बनाने का कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में सारा कुछ आ जाए। और एक एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन नहीं मतलब एक एक जो कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, एक एक सेक्शन है सारा सेक्शन को बताऊंगा। और जितना फॉर्मेट है, दो ही फॉर्मेट है दोस्तों, दो फॉर्मेट बताऊंगा। और एक दो क्वेश्चन एग्जांपल लेकर के मतलब कि सारा कॉन्सेप्ट को ही एक इस वीडियो में मैं मतलब डालने का कोशिश करूँगा दोस्तों। जितना कॉन्सेप्ट होगा सारा कॉन्सेप्ट को मैं एक वीडियो में बनाने का कोशिश करूँगा, और जितना छोटा हो सके छोटा मतलब वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। हाँ, फिर भी 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो चले जाएगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ पेशेंस के साथ देखने का कोशिश कीजिएगा, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊँगा दोस्तों। और मैं आप लोग से को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यदि आप लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखना चाहते हैं तभी आप देखिएगा दोस्तों। मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ाऊँगा और एक एक कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में बताऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा दोस्तों। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और थ्योरी वगैरह कम ही बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि थ्योरी इनकम टैक्स में थ्योरी उतना नहीं है मतलब इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कैपिटल गेन जो है इनकम टैक्स का पार्ट है, ये आप लोग को पता होगा दोस्तों। और ये जो है ना मतलब इनकम टैक्स का फोर्थ हेड है दोस्तों, फोर्थ हेड है, ठीक है। फोर्थ हेड हो गया। अब देखिए इसमें कि देखिए कैपिटल गेन में क्या होता है, फिर कैपिटल एसेट समझिए। कैपिटल एसेट देखिए, ये जो होता है आपका दो टाइप का होता है दोस्तों, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। इतना समझ गए। देखो, शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं। शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, सॉरी 36 मंथ, ठीक है। यदि आपके पास कोई भी एसेट्स है मतलब 36 महीना के अंदर आप रखते हैं, ठीक है ना, मतलब 3 साल तक आप कोई भी एसेट्स को रखते हैं तो आपका हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। यदि मोर देन 36 मंथ है तो वो क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है। समझिए, कैपिटल एसेट्स में दो होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म में विद इन 36 मंथ और लॉन्ग टर्म में मोर देन 36 मंथ, ठीक है। अब देख, इसमें एक्सेप्शन कुछ होता है। एक्सेप्शन क्या बोलता है, फर्स्ट एक्सेप्शन, यदि आपके पास बॉन्ड है, यहाँ लिख देते हैं बॉन्ड है, सॉरी दोस्तों, यदि आपके पास लिस्टेड शेयर है, ठीक है, यदि आपके पास लिस्टेड शेयर है, इस केस में क्या होगा, ये क्या बोलते हैं विद इन 12 मंथ, ठीक है। मतलब 12 महीना के अंदर कुछ भी समय मतलब क्या बोलते हैं शेयर को रखते हैं, लिस्टेड शेयर को, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, यदि मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म, ठीक है। लिस्टेड शेयर क्या बोलता है, 12 महीना से कम और 12 महीना से अधिक, ठीक। अब आ जाइए अनलिस्टेड शेयर क्या बोलता है। अनलिस्टेड शेयर ये क्या बोलता है बताते हैं। देखिए, अनलिस्टेड शेयर क्या बोलता है कि यदि 24 मंथ्स, ठीक है, विद इन 24 मंथ, ठीक है, यदि 24 महीना से कम है तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म, यदि 24 महीना से अधिक है तो हो गया मोर टर्म, ठीक है। इतना समझ गए। कैपिटल एसेट दो टाइप का, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म क्या बोलता है, 36 महीना से कम होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म क्या बोलता है, 36 महीना से अधिक होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शन क्या बोलता है, लिस्टेड शेयर बोलता है विद इन 20, मतलब कि 12 महीना से कम है तो लिस्टेड शेयर हो जाएगा मतलब शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और 12 महीना से अधिक हो गया वो हो जाएगा मतलब लॉन्ग टर्म।
अनलिस्टेड शेयर क्या बोलता है, 24 महीना से कम है तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म, और 24 महीना से अधिक है तो लॉन्ग टर्म। बस इतना ही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट फॉर्मेट पे आ जाते हैं दोस्तों, क्या है कि हम तो एग्जाम के पर्पज़ से इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी उतना नहीं बता रहे हैं, एग्जाम के पर्पज़ से हम बता रहे हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए शॉर्ट टर्म दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म दिया हुआ है, तब इसका क्या बनेगा, ठीक है। देखिए पहले क्या लिखते हैं, फुल कंसीडरेशन, फुल कंसीडरेशन। देख इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक, उसका वैल्यू मान लीजिए 2 लाख है। एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे दोस्तों तो आप लोग आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए बिल्डिंग है, उसका कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपया है, ठीक है। आपने क्या किया, इस बिल्डिंग को आपने सेल किया, ठीक है। सेल किया तो आप मान लीजिए 5 लाख रुपया में सेल किया, ठीक है। तो फुल कंसिडरेशन क्या बोलता है कि आपने जो सेल किया है, ठीक, उससे जो आपको रुपीज़ मतलब आया है, पैसा जो आया है, मतलब सेल जो किया है, जो पैसा आपको आया उसको यहाँ पे लिखना है, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है, एक्सपेंसेस। मान लीजिए आपने इस बिल्डिंग को बेचा, इस बिल्डिंग को बेचने में आपको कुछ खर्चा आया होगा, मान लीजिए आपका 1 लाख का खर्चा आ गया। इतना खर्चा आता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल में ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए 1 लाख का आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस होता है मीन्स मान लीजिए आप ब्रोकर को दिए या फिर कुछ अलग फंड में खर्चा होता है, ठीक है। उस खर्चा को आप यहाँ पे लिखिएगा। मीन्स कितना में हम ये किए थे, बिल्डिंग को सेल किए थे, 5 लाख में बिल्डिंग को सेल किए थे, लिख दिए 5 लाख, ठीक है। एक्सपेंसेस कितना किए हम, 4 लाख, 1 लाख सॉरी, 1 लाख रुपया एक्सपेंसेस किए, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, लिख लिए यहाँ पे। ये जो 4 लाख आया दोस्तों, इसको बोलते हैं नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन, ठीक है। 4 लाख क्या हो गया आपका, नेट कंसीडरेशन हो गया। देख अब ये होगा फर्स्ट स्टेप लिखे। सेकेंड में क्या किए, एक्सपेंसेस को माइनस किए। अब थर्ड में क्या करना है दोस्तों, थर्ड में इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है, मतलब कि जिस एसेट्स को आप बेच रहे हैं, मान लीजिए यहाँ हम क्या बेचे थे, हम लोग बिल्डिंग को बेचे थे, ठीक है। बिल्डिंग को जो बेच रहे हैं, बिल्डिंग को बेचने में जो रुपया खर्चा हो, मतलब कि जितना का कॉस्ट था बिल्डिंग का, उसको यहाँ पे लेस करना होगा। तो बिल्डिंग का कॉस्ट कितना था दोस्तों, 2 लाख रुपया कॉस्ट था। इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट, मतलब किस गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को इतना रुपया पे टैक्स दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया शॉर्ट टर्म हो गया दोस्तों। अब चलिए हम लॉन्ग टर्म की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि कहीं भी स्किप कीजिएगा फिर समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा पेशेंस बना कर रखिएगा। तो मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूँ समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो समझ में नहीं आया, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैपिटल सेटअप बता, लॉन्ग टर्म के केस में क्या होता है। फिर वही चीज़ इसमें ये करना है, रिपीट करना है। जैसे मान लीजिए फुल कंसीडरेशन आप लोग समझ गए क्या होता है। फुल कंसीडरेशन लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए। एक्सपेंसेस क्या करना है, माइनस करना है, आप लोग को पता है। एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, यहाँ जो निकलता है वो क्या बोलते हैं आप लोग, नेट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेट हो गया। अब देखिए इस लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इंडेक्स कॉस्ट में देखिए क्या होता है। इंडेक्स कॉस्ट इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम लोग क्या किए थे, जो कॉस्ट मेरा था, मतलब बिल्डिंग का जो 2 लाख रुपया था कॉस्ट, उस कॉस्ट को मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे किया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे ये क्या करना है सो बता रहा हूँ। जो बिल्डिंग का कॉस्ट है, मतलब कि कॉस्ट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इनटू इंडेक्स कॉस्ट बता रहे यहाँ पे, इंडेक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू। देख ये इंडेक्स वैल्यू जो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ये है जिस टाइम आप सेल कर रहे हैं, मतलब सेलिंग टाइम, ठीक है। सेलिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आपने किस टाइम परचेज किया था, ठीक है, मतलब परचेज के टाइम का आपका इंडेक्स वैल्यू दोस्तों उस टाइम का यहाँ पे देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हमने ख़रीदा है, ठीक है। मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग हम ख़रीदे हैं 2000 में, ठीक है। 2000 हम खरीदे, इसको हमने बेचा 2020 में,
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा दोस्तों, यदि 2000 हमने खरीदे हैं, ठीक है, इसका इंडेक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और बेचे हैं 2020 में, तो इसका इंडेक्स कॉस्ट हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम सेल कब कर रहे हैं, 2020 में, तो जिस टाइम का सेल करें उस टाइम का इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और जिस टाइम हमने परचेज किया था उस टाइम का इंडेक्स वैल्यू जो है उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है। वो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे डिडक्ट करना होगा, माइनस करना होगा दोस्तों। ठीक है। माइनस करना होगा, माइनस करने के बाद जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वो हो जाएगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है। इतना समझ गए दोस्तों। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या था, शॉर्ट टर्म में डायरेक्ट माइनस करते थे कॉस्ट को, यहाँ पे कॉस्ट को डायरेक्ट माइनस किए थे। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करना है दोस्तों, इंडेक्स मतलब जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना होगा कब से, जब हम सेल कर रहे हैं किसी बिल्डिंग को या किसी लैंड को, उस टाइम का सेलिंग इंडेक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय परचेजिंग इंडेक्स कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब क्या होता है, सरकार ने कुछ एग्जेम्प्ट दी है। ठीक है। एग्जेम्प्ट, अब एग्जेम्प्ट बता रहे हैं दोस्तों, वो किस किस सेक्शन में आता है, 4-5 सेक्शन ही है, बीकॉम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। उसमें 4-5 सेक्शन है, वो सेक्शन में बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों। और मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक नहीं देखिएगा फिर आपका देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है। अब एग्जेम्प्ट क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। एग्जेम्प्ट मीन्स छूट। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए होता है ना कि सरकार आपको छूट देती है, कुछ रिलीफ देती है। ठीक है, वो होता है एग्जेम्प्ट। ठीक है। एग्जेम्प्ट में 2-3 सेक्शन आता है दोस्तों। एक सेक्शन होता है 54, तो एक सेक्शन होता है 54B। ठीक है दोस्तों, वही मैं आप मतलब सर ये क्या बोलते हैं सेक्शन बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जेप्शन, एग्जम्पशन। ठीक है, स्टार्ट हो गया। देखिए ये होता है सेक्शन। ठीक है। अंडर सेक्शन किस में आता है, एक 54 बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। इसमें बहुत सारा सेक्शन है, 54, 54B। ठीक, एक एक सेक्शन में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सेक्शन 54 क्या बोलता है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सेक्शन 54 बोलता है कि यदि आपने, ठीक है, यदि आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने यदि सेल किया है, तो सेल करने से, ठीक है, यदि आप लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सेल किए। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को यदि हम सेल किए, सेल करने से 1 ईयर पहले, 1 ईयर बिफोर, ठीक है, 1 ईयर पहले, और 2 साल के बाद, 2 ईयर आफ्टर, यदि 2 साल के बाद हम बिल्डिंग को ख़रीद लेते हैं तो मेरे को एग्जेम्प्ट मिलेगा, मतलब कि मेरे को छूट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप नहीं समझे। और यहाँ पे 2 ईयर के पहले, 2 ईयर के बाद यदि हम ख़रीद लेते हैं, और सरकार क्या बोलती है, यदि आप नहीं खरीद पाए, आप यदि नहीं खरीद पाए तो 3 ईयर के अंदर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स मिला देखा जाए तो 3 साल ही मान लीजिए इसको। जैसे कि मान लीजिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग अभी मान लीजिए 2020 चल रहा है। ठीक है, 2020 चल रहा है। आपने क्या सोचा कि 2023 में, ठीक है, 2023 में हम बिल्डिंग को बेचेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट ईजी है, समझ जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए 2020 अभी चल रहा है। ठीक है, 2023 में आपने क्या सोचा, इस एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को आपको सेल करना है। ठीक है, तो बिल्डिंग को आप सेल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको तो मतलब घर खरीदना होगा ना, रेजिडेंशियल हाउस आपको खरीदना होगा रहने के लिए। तो सरकार क्या बोलती है, यदि आप 2023 में बेच रहे हो तो 1 साल पहले, मतलब बोले तो 2022, ठीक है, 2022 में यदि आप बिल्डिंग को ख़रीद लेते हो, ठीक है, मतलब 1 साल पहले 2022 में यदि आप बिल्डिंग को ख़रीद लेते हो, या किसी कारणवश आपने बिल्डिंग को नहीं ख़रीदा, ठीक है, तो 2023 में आप बिल्डिंग बेच रहे हो, तो 3 साल के अंदर, मतलब कि 2026, ठीक है, 2-3 साल के अंदर यदि आप बिल्डिंग ख़रीद लेते हो या बना लेते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा दोस्तों। सरकार ये बोलती है। ठीक है। और सरकार क्या बोलती है, यदि आपने नया बिल्डिंग को परचेज कर लिया, ठीक है, यदि मान लीजिए आपने न्यू बिल्डिंग है, यदि आपने न्यू बिल्डिंग को परचेज कर लिया, ठीक है, तो परचेज करने के बाद, ठीक है, 3 साल तक आपको सेल नहीं करना है, नॉट सेल। ठीक है, देखिए शुरू से हम समझा दे रहे हैं।
सरकार मतलब सेक्शन 54 क्या बोलती है कि यदि आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है तो सेल करने से 1 साल पहले आप बिल्डिंग को खरीद सकते हो, रेजिडेंशियल हाउस को, या 3 साल के अंदर, सेल करने के 3 साल के अंदर यदि आप बिल्डिंग को खरीद लेते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और क्या सरकार बोलती है कि यदि आपने बिल्डिंग को खरीदा तो खरीदने के बाद आप 3 साल तक बिल्डिंग को नहीं बेच सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एग्जांपल लेकर के आपको मैं समझा दे रहा हूँ, मतलब कि ये सेक्शन बोलना क्या चाह रही है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया, मान लीजिए आपने सेल किया मान लीजिए 5 लाख रुपया में, ठीक है। और इसका कॉस्ट मान लीजिए था आपका 1 लाख रुपया, ठीक है। मान लीजिए सेल किए आप 2020-21 में, ठीक है। और परचेज किया था आप, मान लीजिए परचेज है ये, परचेज किया था आप 2002-03 में, ठीक है। ये कॉस्ट हो गया, ये सेल किए, ये कॉस्ट हो गया, ठीक है। आप क्या किए, एक बिल्डिंग आपने परचेज किया, न्यू बिल्डिंग आपने क्या किया, रेजिडेंशियल हाउस बोल रहे हैं दोस्तों। न्यू बिल्डिंग क्या किया आपने, परचेज किया मान लीजिए 2 लाख का, ठीक है। अब छूट कैसे मिलेगा सो हम बता रहे हैं। 2 लाख का आपने बिल्डिंग खरीदा। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्मेट बना लीजिए, तो फुल कंसिडरेशन लिखते हैं, आप लोग को पता होगा, फुल कंसिडरेशन लिख देंगे। फुल कंसिडरेशन मान लीजिए कितना में आपने से बेचा है, 5 लाख में बेचा है, तो 5 लाख रुपया यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए, हो गया। अब देखिए एक्सपेंसेस माइनस करते थे, एक्सपेंसेस यहाँ नहीं दिया हुआ है तो फिर भी एक्सपेंसेस लिख दीजिए और यहाँ पे दे करके लिख दीजिए 5 लाख। आपका ये क्या हो गया दोस्तों, आपका हो गया ये नेट कंसिडरेशन हो गया। अब क्या बताए थे इसमें, क्या माइनस करने के लिए, इसमें माइनस करने के लिए बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट में बताए थे, मीन्स मान लीजिए 1,000 में कॉस्ट कितना था, 1 लाख था, 1 लाख कॉस्ट बोले थे, इंटू बोले थे कि जिस टाइम बेच रहे हैं उस टाइप का इंडेक्स नंबर, डिवाइडेड बाय जिस टाइम खरीदे थे उस टाइप का इंडेक्स नंबर, यानी कुछ भी था, ठीक है। नहीं 1 लाख ही हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, 1 लाख हो गया। मीन्स देखा जाए तो आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 4 लाख आपका क्या हो गया, मतलब बोले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। मतलब सरकार क्या बोलेगी इस पर टैक्स देने के लिए, लेकिन सेक्शन 54 क्या बोलता है कि यदि आपने न्यू बिल्डिंग ख़रीदा है तो आपको क्या मिलेगा, एग्जम्प्ट मिलेगा। आप कितना का न्यू बिल्डिंग ख़रीदा है, 2 लाख का न्यू बिल्डिंग ख़रीदा है, तो क्या होगा, आपको 2 लाख रुपया एग्जम्प्ट मिलेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो अंडर सेक्शन 54, इसमें 2 लाख रुपया आपको एग्जम्प्ट मतलब छूट मिलेगा। मतलब कितना रुपया यहाँ पे हुआ, 2 लाख। मीन्स देखा जाए तो आपको 2 लाख पे ही टैक्स देना होगा दोस्तों, टैक्सेबल अमाउंट हो गया ये 2 लाख, समझे दोस्तों। मीन्स मतलब सेक्शन 54 बोलता है कि यदि आपने, कहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे, सेक्शन 54 क्या बोलता है, यदि आपने घर को बेच रहे हैं तो बेचने से 1 साल पहले यदि घर खरीद लेते हैं या बेचने के बाद ही 3 साल के अंदर घर खरीद लेते हैं तो आपको जितना का आप घर खरीदिएगा उतना आपको क्या मिलेगा, एग्जम्प्ट मिलेगा, छूट मिलेगा, उतना आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और क्या बोली थी सरकार, और सरकार बोली थी जिस आप न्यू घर खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको आपको बेचना नहीं है। यदि मान लीजिए किसी के माइंड में आ गया हमने बेच लिया, ठीक है, यदि आपने बेच लिया तो आपको नेक्स्ट ईयर जा कर के जितना में आप घर बेचे हो फिर उस पर आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा दोस्तों। मतलब छूट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख रुपया मेरे को एग्जम्प्ट मिला था ना दोस्तों, सेक्शन 54, 2 लाख रुपया एग्जम्प्ट मिला था, लेकिन आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जा करके इस घर को बेच दे रहे हैं तो क्या होगा, 2 लाख पे फिर मतलब 2 लाख रुपये आपका फिर जुट जाएगा, इस पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेक्शन 54 आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन 54B, ठीक है। अंडर सेक्शन 54B ये क्या बोलता है, देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए सेक्शन 54 किसके बारे में बोल रहा था, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोल रहा था। सेक्शन 54 किसके बारे में बोलता है दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, ठीक है। सेक्शन 54
किसके बारे में याद रखिएगा, सेक्शन 54 बोल रहा था लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, सेक्शन 54B बोल रहा है एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, उसमें क्या था, 1 साल पहले या बेचने के 3 साल के अंदर। इसमें बोल रहा है 2 ईयर बिफोर, 2 ईयर बिफोर, और इसमें क्या है 2 ईयर आफ्टर। मतलब क्या, शेयरिंग द एग्रीकल्चर लैंड। मतलब मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा है, तो बेचने से 2 साल पहले आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदना होगा, या यदि आपने बेच दिया तो बेचने के बाद 2 साल के अंदर ही आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदना होगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा क्या बोल रहा था, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग को ही आपको खरीदना होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड में क्या, एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना होगा, ठीक है। यदि आप खरीद लेते हैं फिर आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्प्ट किए थे ना, वैसे ही आप लोग कर दीजिएगा दोस्तों, हम टाइम वेस्ट नहीं करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। यदि आप समझ गए होंगे तो मतलब कर ही सकते हैं, आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में आके बोल दीजिएगा नहीं समझे, ठीक है दोस्तों। सेक्शन 54 हो गया, 54B हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, सेक्शन 54EC है दोस्तों। सेक्शन 54EC क्या बोलता है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अंडर सेक्शन 54EC देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करना है दोस्तों, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करना है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने के बाद यदि आप बॉन्ड को परचेज करते हैं, परचेज किसको, बॉन्ड, बॉन्ड में भी स्पेसिफिक बॉन्ड, स्पेसिफिक बॉन्ड, ठीक है। मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने के बाद यदि आप स्पेसिफिक बॉन्ड को खरीदते हैं, उसमें भी कब खरीदते हैं, विद इन 6 मंथ, ठीक है। यदि आप लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचते हैं, बेचने के बाद यदि आप 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर यदि आप बॉन्ड, स्पेसिफिक बॉन्ड को खरीदते हैं, 4 को 5 को बॉन्ड है दोस्तों, बॉन्ड का नाम क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। उस बॉन्ड को आप खरीदते हैं तो उसके बाद क्या मिलेगा, आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन इसमें सरकार क्या बोल दी है, आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन बोल दिया सरकार, कितना, 50 लाख। मतलब कि इससे अधिक आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन बता दें, जैसे मान लीजिए आपने घर बेचा, 5 लाख रुपया का आपने बेचा है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया उसका कॉस्ट था, तो कितना हो गया, 4 लाख रुपया हो गया, ठीक है। जैसे फुल कंसिडरेशन मान लीजिए ये था, मान लीजिए लिख ही दे रहे हैं, फुल कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए कॉस्ट है, ठीक है। 4 लाख क्या हो गया, टैक्सेबल अमाउंट, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 4 लाख, ठीक है। यदि आपने 6 महीना के अंदर ही बॉन्ड खरीद लेता है, ठीक है, खरीद लिया तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। मैक्सिमम 50 लाख का मतलब क्या है, एक मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 60 लाख रुपया मतलब प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मतलब कि परचेज फुल कंसिडरेशन और कॉस्ट माइनस करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे 60 लाख आया है, ठीक है। लेकिन सरकार क्या बोलती है, 50 लाख तक की हम छूट देंगे आपको, मीन्स 50 लाख आपको माइनस करना होगा दोस्तों। और यहाँ पे जो 10 लाख आएगा ना, उस पर सरकार आपसे टैक्स लेगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप ये सेक्शन भी आप समझ गए होंगे। अभी तक हम 3 सेक्शन समझा चुका हूँ। एक सेक्शन 54 क्या बोलता है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोलता है, 1 साल पहले और 3 साल बाद। उसका 54B क्या बोलता है, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बोलता है, 2 साल पहले और सेलिंग करने के बाद 2 साल के अंदर ही खरीदना होगा। सेक्शन 54EC क्या बोलता है, यदि आप लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करते हैं और कोई स्पेसिफिक बॉन्ड खरीदते हैं 6 महीना के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। 3 सेक्शन मैंने बता दिया दोस्तों। अब हम लोग चौथा सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। वो सेक्शन क्या बोलना चाह रहा है वो मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 54F है, सेक्शन 54F, ठीक है।
ये थोड़ा लेंदी सेक्शन है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 54 ऐप क्या बोलता है कि यदि आपने सेल कर रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, मतलब सेक्शन 54 ऐप क्या बोल रहा है कि यदि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहे हैं एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, मीन्स सेक्शन 54 ऐप क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल करना है, ठीक है ना, एक्सेप्ट रेसिडेंशियल, मतलब रेसिडेंशियल हाउस को आप नहीं सेल कर सकते, ठीक है। यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कुछ भी सेल कर रहे हो, जैसे मान लीजिए गोल्ड सेल कर रहे हो या बॉन्ड को सेल कर रहे हो, शेयर को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, उसको बेचना है, लेकिन रेसिडेंशियल हाउस को नहीं बेचना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप इसको सेल कर रहे हो, ठीक है, इसको सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद यदि आप परचेज करोगे रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। देखिए मतलब 54 ऐप क्या बोलता है कि यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहे हो एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, मतलब इसको सेल नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल करने के बाद यदि आप रेसिडेंशियल हाउस को परचेज करते हो, ठीक है, तब आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और सरकार क्या बोलती है, वो रेसिडेंशियल हाउस जो है ना, रेसिडेंशियल हाउस आपके पास एक से अधिक नहीं रहना चाहिए, मतलब एक से मतलब दो रहेगा तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, एक से अधिक आपके पास रेसिडेंशियल हाउस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल करते हो और रेसिडेंशियल हाउस को परचेज करते हो तब आपको एग्जम्पशन मिलेगा। कब परचेज करना है, तो वही सेक्शन 54 में क्या समझाए थे हम, 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर आफ्टर सेलिंग ये एसेट्स, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने ये क्या बोलते हैं 3-4 सेक्शन बता चुका हूँ। इसमें और देखिए, इसमें और एक मतलब कि मतलब इसमें 2 केस आएगा दोस्तों, 2 केस को मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब इसमें ये थोड़ा लेंदी है, लेंदी नहीं बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखिएगा तो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसमें बोलना मतलब देख लेते हैं बोलना क्या चाह रहा है ये सेक्शन। देखिए रेसिडेंशियल हाउस क्या ये क्या बोलते हैं, सेक्शन 54 ऐप क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ बेचा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये फुल कंसिडरेशन, ठीक है ना, ठीक है, सेलिंग किए आपने मान लीजिए 50 लाख रुपया में, ठीक है दोस्तों, सेलिंग किया आपने 50 लाख रुपया में, और मान लीजिए यहाँ पे खर्चा हुआ है 10 लाख रुपये एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपका नेट कितना आएगा, नेट आ जाएगा 40 लाख, ठीक है। मतलब सेलिंग की है 50 लाख में, एक्सपेंसेस हुआ 10 लाख और नेट निकला है 40 लाख, ठीक है। अब नेट कंसिडरेशन निकला कितना, 40 लाख, ठीक है। और मान लीजिए उसका कॉस्ट जो था ना, इंडेक्स कॉस्ट मान लीजिए आपका था 10 लाख, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट माइनस कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा, 30 लाख। ये क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब सरकार क्या बोलेगी इस पर टैक्स देने के लिए। लेकिन अभी हम क्या समझाए थे, यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को आप सेल करते हो, सेल करने के बाद यदि आप रेसिडेंशियल हाउस को परचेज करोगे तो सरकार क्या करेगी, आपको छूट देगी। इसमें 2 केस आता है दोस्तों। फर्स्ट केस क्या बोलता है, फर्स्ट केस पे समझ लेते हैं, फिर सेकंड केस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल हम समझाएंगे आपको, एग्जांपल लिख लिए हैं, इसको हम समझाएंगे थोड़ा देर के बाद, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस क्या बोलती है, यदि कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ग्रेटर देन नेट कंसिडरेशन, देखिए एग्जेम्प्ट कैसे मिलेगा वो बता रहे हैं दोस्तों। कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस क्या है, मतलब कि मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचा है, मान लीजिए आपने गोल्ड को बेचा, गोल्ड को बेचने के बाद, ठीक है, आपने क्या किया, एक रेसिडेंशियल हाउस को परचेज किया, रेसिडेंशियल हाउस को जो परचेज किया उसका कॉस्ट, ठीक है, यदि नेट कंसिडरेशन से बड़ा है, ठीक है, उसका कॉस्ट यदि नेट कंसिडरेशन से बड़ा है तो सरकार क्या बोलती है, आपको फुल ये एग्जेम्प्ट मिलेगा, फुल एग्जाम, ठीक है।
मैं एग्जांपल लिया हूँ, इस एग्जांपल को मैं डिस्क्राइब करूँगा तो समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो सरकार क्या बोलती है, आपको फुल एग्जाम्प्ट मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो गया, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस स्मॉलर देन नेट कंसीडरेशन, ठीक है। एक क्या था, कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस यदि बड़ा था नेट कंसीडरेशन से तो फुल एग्जाम्प्ट मिलता। यदि कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मतलब नेट कंसीडरेशन से छोटा है तब क्या होगा, इसका देखिए एक मतलब फार्मूला बता दे रहे हैं लेकिन उसका डिस्क्राइब ही कर देंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस यदि बड़ा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस किससे बड़ा है, नेट कंसीडरेशन से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस यदि नेट कंसीडरेशन से बड़ा है तो फुल एग्जाम्प्ट मेरे को मिलेगा, ठीक है। यदि छोटा है तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन, ठीक है। मैं इसको समझा दे रहा हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि सेलिंग किया 50 लाख रुपया में, मतलब एक्सपेंसेस हुआ 10 लाख, तो नेट कितना निकला, इसको क्या बोलेंगे, नेट कंसीडरेशन बोलेंगे ना। नेट कंसीडरेशन कितना निकला है, 40 लाख। 40 लाख में 10 लाख क्या किया मैंने, 30 लाख, मतलब 10 लाख क्या किया मैंने, कॉस्ट जो था उसका मतलब कुछ भी था लॉन्ग टर्म, मान लीजिए गोल्ड ही है, ठीक है ना। गोल्ड का जो कॉस्ट था, कॉस्ट माइनस किया 10 लाख, मतलब 30 लाख क्या हुआ मेरे को, प्रॉफिट हुआ। मतलब क्या करना होगा, 30 लाख पे मेरे को क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। लेकिन सरकार क्या बोली थी, 54 मतलब एफ क्या बोला था कि यदि मतलब कि आपने कुछ भी खरीदा है, मतलब कुछ सॉरी रेसिडेंशियल हाउस ही कुछ भी नहीं, यदि आपने रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है उसका वैल्यू यदि नेट कंसीडरेशन से बड़ा होगा तो आपको पूरा एग्जाम्प्ट मिलेगा, यदि छोटा होगा तो ये फार्मूला बताया था। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने रेसिडेंशियल हाउस को आपने परचेज किया, ठीक है। यदि मैं 3 केसेस में ले लेते हैं, 2-3 केस, ठीक है। फर्स्ट केस मान लीजिए आपने 50 लाख में परचेज किया, सेकेंड केस ले लीजिए आप 40 लाख में परचेज़ किया, और थर्ड केस ले लीजिए आप 20 लाख में परचेज़ किया, ठीक है दोस्तों। देखिए सर क्या बोला सेक्शन 54 है कि रेसिडेंशियल हाउस यदि नेट कंसीडरेशन से बड़ा है, तो रेसिडेंस परचेज किए थे, कितना परचेज किए, 50 लाख। नेट कंसीडरेशन कितना निकला था हम लोग के पास, देखिए यहाँ पे नेट कंसीडरेशन कितना निकला था हम लोग के पास, 40 लाख। 40 लाख खरीदे कितना, 50 लाख, बड़ा है ना। तो क्या मिलेगा मेरे को, फुल एग्जाम्प्ट मिलेगा। मतलब 30 लाख यहाँ पे मेरे को टैक्सेबल अमाउंट आया था ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस 30 लाख दे करके मतलब लिख दोगे नील, मतलब कि आपको 1 रुपया भी आपको टैक्स पे नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट केस समझ गए। सेकेंड केस मान लीजिए क्या है, 40 लाख है, ठीक है। तो 40 लाख है तो कितना में आपने ये परचेज कितना में किया, 40 लाख में। नेट कंसीडरेशन कितना है, 40 लाख, दोनों बराबर है। क्या होगा फिर मेरे को यहाँ पे 30 लाख दे करके माइनस करके ले जाएगा नील, मतलब कि मेरे को 1 भी रुपया टैक्स नहीं पे करना है। मीन्स लिखे थे ना, फुल एग्जाम्प्ट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ग्रेटर देन इक्वल टू नेट कंसीडरेशन होगा तो मेरे को फुल एग्जाम्प्ट मिलेगा, 1 रुपया मेरे को टैक्स नहीं देना है। अब आ जाता है मान लीजिए छोटा है तब क्या करेंगे, 20 लाख यहाँ पे है ना, ये छोटा अमाउंट है ना, और नेट कंसीडरेशन कितना निकला था, 40 लाख, ये छोटा है ना। अब इस केस में क्या करेंगे वो बताते हैं, फार्मूला से पहले बताते हैं, उसके बाद फिर अपना विधि से हम बता देंगे किस टाइप से ये बनेगा इजी लैंग्वेज में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ था, सो देखिए 30 लाख हुआ था, 30 लाख लिख दिए, इनटू कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस कितना मैंने परचेज किया, 20 लाख में, 20 लाख डिवाइडेड बाय, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन कितना आया था हम लोग के पास, 40 लाख आया था ना, तो 40 लाख, ठीक है। अब काट दीजिए 2, 15, मतलब मेरे को 15 लाख पे एग्जाम्प्ट मिलेगा। यहाँ 15 लाख माइनस कर देंगे तो 30 में से 15 जाएगा तो 15 लाख, 15 लाख पे ही मेरे को टैक्स देना होगा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया फार्मूला। अब हम फार्मूला को हट के बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किए हम, यदि मेरे पास 40 लाख नेट कंसीडरेशन आया तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था, 30 लाख। तो हम लिख सकते हैं कि 40 लाख मेरे को नेट कंसीडरेशन आया तो प्रॉफिट हुआ 30 लाख, लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 20 लाख में मैंने परचेज़ किया तो कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ। देखिए एग्जाम्प्ट मिलना मतलब प्रॉफिट होता है। मतलब मान लीजिए आपको हम बोलते हैं कि आपने 20 लाख रुपया कमाया तो आपको 10 लाख पे टैक्स नहीं देना होगा, मतलब आपके 10 लाख प्रॉफिट है ना, मतलब टैक्स नहीं दिया, बच गए, ठीक है।
तो वही मतलब यहाँ देखिए, यदि नेट कंसिडरेशन 40 लाख है, कितना प्रॉफिट हो मतलब गेन हुआ मेरे को 30 लाख। तो 40 लाख नेट कंसिडरेशन था, 30 लाख मेरे को गेन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यदि 20 लाख में मैंने परचेज किया है मतलब रेजिडेंशियल हाउस को, तो मेरे को कितना गेन होगा। तो 20 लाख में मैंने परचेज किया, कितना गेन होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग आराम से दोनों को गुना कर सकते हो, मतलब 30 × 20 कर सकते हो, फिर डिवाइडेड बाय 40 कर सकते हो। बस देखिए मिल रहा है ना ये और ये, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग फार्मूला देखना चाहते हैं फार्मूला देख लीजिए, यदि आप ये देखना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने 2-3 सेक्शन बता चुका हूँ इसमें। देखिए पहले मैंने क्या बताया था, सेक्शन 54 बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के लैंड एंड बिल्डिंग ही परचेज करना है। 54B में क्या बोले थे, एग्रीकल्चर लैंड को बेचना है और एग्रीकल्चर लैंड को ही परचेज करना है 1 साल 2 साल पहले 2 साल बाद। उसके बाद क्या बताया था मैंने कि मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना है, और बेचने के बाद यदि हम बॉन्ड खरीदते हैं, स्पेसिफिक बॉन्ड कब खरीदते हैं, विदिन 6 मंथ, तब